नमस्कार दोस्तों, सफलता परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर का सेशन कर रहे हैं, तो इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों की बात करते हैं जो भारत और देश विदेश की बात होती है। और इसमें कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो भारत के हर नागरिक को भी जाननी चाहिए और खास साथ साथ स्टूडेंट को तो इसकी जानकारी रखनी ही चाहिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आज पहले पॉइंट की। देखिए, पहला टॉपिक हम लोग का वाइब्रेंट विलेजर प्रोग्राम। ठीक है, ठीक। देखिए, वाइब्रेंट विलेजर प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है। ये 2 फेज में कंप्लीट हुआ है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। ठीक है, फेज फर्स्ट की शुरुआत जो है 2023 में किया गया और फेज सेकंड की शुरुआत जो है 2026 में। यह चीन के लिए था और अन्य जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए लगभग जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनके लिए जो यह प्रोग्राम चलाया गया, खास करके चार देशों के लिए। ठीक है, आइए हम एक बार बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनके बाउंड्री लाइन को क्या नाम दिया जाता है। तो इतना जानकारी तो आप लोगों को होगा ही। इसके लिए एक ट्रिक है, बचपन में बीए। ठीक है, ये देखिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश। ठीक, ये चीन है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, म्यांमार, भूटान। ठीक है, और इसके बाद है अफगानिस्तान। ठीक, देखिए अगर हम बात करें सबसे बड़ी सीमा लार्जेस्ट बाउंड्री तो बांग्लादेश के साथ है। और सबसे स्मॉलेस्ट सीमा की अगर बात करें, सबसे छोटी, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर हमारी बाउंड्री लाइन है। ठीक है, और इसके साथ 96 किलोमीटर है। ठीक है, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, 1947 में रेड क्लिफ द्वारा खींचा गया था। उस समय का ये पूर्वी पाकिस्तान है। ठीक, कई बार एग्जाम में 0 डिग्री लाइन भी आ चुका है, तो आपसे पूछे कि 0 डिग्री लाइन किसके साथ सीमा रेखा साझा किसके बीच सीमा है, तो आप कहेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, देखिए चीन के साथ जो हमारी सीमा है उसका नाम है मैकमोहन। इसको खींचा गया था 1914 में सब। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान है रेड क्लिफ। ठीक, नेपाल काली नदी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। म्यांमार के साथ कोई नहीं, भूटान के साथ कोई नाम नहीं है, अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा रेखा है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पड़ोसी देश हैं। अब इन पड़ोसी देशों से क्या होता है कि भारत में घुसपैठियां होती है। ठीक है, नक्सलवादी को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो भारत सरकार ने क्या किया, इसे रोकने के लिए 2023 में एक प्रोग्राम चलाया। ठीक है, वाइब्रेंट विलेजर प्रोग्राम। फेज फर्स्ट 2023 में शुरुआत की गई थी। चीन के चीन के इसमें चीन मेन हमारा जो पड़ोसी देश है चीन को टारगेट किया गया था। फेज सेकेंड में जो 2026 अन्य जो 4 देश है उनको टारगेट किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें है क्या, इसमें जो बाउंड्री सीमा के पास जो लगे हुए गांव होते हैं उन गांव को क्या है विकसित किया जाएगा। इस स्तर पे विकसित किया जाएगा कि यहाँ के लोग जो है कहीं पलायन न करें, है ना, रोजगार के लिए या किसी अन्य चीज के लिए। पलायन न करें। सरकार क्या कर रही है, इन गांवों को विकसित कर रही है। अगर ये गांव विकसित रहेंगे तो इनका पलायन जो है विदेशों में नहीं होगा। ठीक, जब विदेशों में नहीं होगा तो ये जो है आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे जो समस्याएं हैं इनसे थोड़ा निपटा जा सकता है। और ये विकसित होंगे तो हमारी सेना के लिए भी क्या होगा, एक सुरक्षा का कार्य होगा। ये गांव जो है सुरक्षित होंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित होगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है, वाइब्रेंट विलेजर, ठीक है, प्रोग्राम की शुरुआत की। इसकी शुरुआत की गई कब, 2023 में। इसमें चीन के पहले फेज में चीन के पास
है ना, चीन के सीमा के पास जितने भी गांव थे उन गांवों को चुना गया। पहले हम चीन के पास जो अपनी बाउंड्री लाइन को मजबूत करेंगे, तो उन गांवों को चुना गया और उन गांवों को विकसित किया गया। ठीक है, इसके लिए कुल 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इसमें भारत के 4 राज्य शामिल हैं। तो फेज फर्स्ट में किसके बाउंड्री के सीमा के पास गांवों को चुना गया, तो आप कहेंगे चीन। या कौन सा देश शामिल था? चीन। तो 4 स्टेट, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये 4 राज्यों के गांवों को चुना गया। इन पर 4,800 करोड़ रुपए खर्च किया गया और इन्हें विकसित किया गया। तो ये हम लोग क्या किए, पूरी तरह से इसको अपने एम को, उद्देश्य को प्राप्त कर लिए इसके माध्यम से। ठीक, अब भारत सरकार ने क्या किया, असम के नाथनपुर से अमित शाह ने क्या किया है, फिर से फेज सेकेंड की शुरुआत की है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेजर प्रोग्राम 2 की शुरुआत की है। किसके माध्यम से किया गया? अमित शाह, माननीय अमित शाह के द्वारा। ये हमारे भारत के क्या है, गृह मंत्री हैं। ठीक, और ये किस गांव से किया गया? नाथनपुर, असम के। ठीक है, ये दूसरा चरण है जिसमें भारत के जो पड़ोसी देश है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है और इसके साथ साथ पाकिस्तान है। ठीक है, इनके सीमावर्ती जो गांव है उनको चुना गया है। कुल 15 राज्य इसमें शामिल है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कुल 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, अगर हम फेज सेकेंड की बात करें, फेज 2 या वाइब्रेंट विलेजर प्रोग्राम, ठीक है, 2 की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है नाथनपुर, असम से किया गया। किसने शुरुआत किया? तो कहेंगे माननीय अमित शाह। ठीक, और इसमें जो है कुल 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी को रखा गया है, यूनियन टेरिटरी। और इस समय जो है कुल 6,839 करोड़ रुपया सरकार इस पर खर्च करेगी और इसका लक्ष्य है कि 2028-29 वित्तीय वर्ष तक जो है इसको पूरा कर लिया जाए। ठीक है, और कुल 1954 गांव शामिल हैं। ठीक है, 2028-29 वित्तीय वर्ष तक इसको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए, वाइब्रेंट विलेजर प्रोग्राम क्या है? सीमावर्ती गांवों को जो है विकसित करने का एक प्रोग्राम है कि वहां के लोगों का पलायन ना हो, गांव सुरक्षित रहे। ठीक है, और उनकी सुरक्षा में भारत की सुरक्षा है। फेज सेकेंड की शुरुआत की गई 2023 में, फेज फर्स्ट 2023, फेज सेकेंड 2026। शुरुआत किसने किया? अमित शाह। कहाँ से? असम से, नाथनपुर से। ठीक है, 15 स्टेट और दो यूनियन टेरी हैं। 6,839 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और 2028-29 वित्तीय वर्ष में इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, देखिए, इसको मनाया जाता है 21 फरवरी को। देखिए, कहा जाता है कि बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि भारत जैसे जहाँ पे विविधता पाई जाती है, ऐसे देशों का विकास जो है केवल और केवल, या ऐसे देशों में एकता की भावना जो है भाषा के माध्यम से आ सकती है। ठीक है, अगर भाषा के माध्यम से हम एकजुट हो सकते हैं, तो भारत सरकार ने भी इसके लिए क्या है, पहल किया कि हम जो है भारत भाषा के रूप में क्या हूँ, एक हूँ। देखिए, अपने संविधान में भी कुछ भाषाओं की बात है, उनकी भी बात कर लेते हैं। संविधान में अगर हम बात करेंगे तो 343 अनुच्छेद का संबंध जो है, 343 से 51-52 तक जो है आपका जो है राजभाषा से इसका संबंध है। और इसमें हिंदी और अंग्रेजी को रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यूपी के राजभाषा की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो यूपी में क्या है, उर्दू भी शामिल कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ठीक, देखिए, एक 22वीं अनुसूची है, 22वीं अनुसूची है, इसमें भी भाषा को रखा गया। तो इसमें पहले 14 भाषा थी, अब 22 भाषा हो गई है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो भाषा जोड़ी गई वह सिंधु थी, सिंधु भाषा। ठीक है, इसके बाद जो है नमक, है ना, नमक वाली भाषा। ठीक, और इसके बाद क्या है, बोडमास या बदमाश के नाम से आप कह सकते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है टोटल 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई और कुल मिलाकर क्या हुआ, 14
अनुच्छेद 22 में 14 भाषा थी, सॉरी अनुच्छेद 8 में, ठीक है, 8 का संबंध जो है भाषा से है, इसमें 14 भाषा थी, इस समय क्या है 22 भाषा हो गए, ठीक है। अब हमारे यहाँ देखिए शास्त्रीय भाषा भी है, शास्त्रीय भाषा। अगर हम बात करें कि शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा पहले 6 थी, 2024 में भारत सरकार ने 5 और जोड़ दी, कुल 11 भाषाएं इसमें शामिल है, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं वे भाषाएं होती हैं जिनका जो लगभग भारत में 1500 से 2000 वर्ष पहले से हैं, जिनके ऊपर काफी लिटरेचर लिखा जा चुका है, साहित्य लिखा गया है, उन्हें हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए हैं। 2024 में भारत सरकार ने 5 भाषाओं को भाषा के रूप में दर्जा दिया। इस प्रकार से इसमें 11 भाषाएं हैं। अब देखिए एक संस्था है जिसका नाम क्या है, यूनेस्को। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो यूनेस्को देखिए, इसकी स्थापना हुआ 16 नवंबर 1945। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, क्या होता है, बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी। तो इसमें एक संस्था यूनेस्को है। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था शिक्षा, ठीक है, सभी को शिक्षा प्राप्त हो, सभी के संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए और विज्ञान को बढ़ावा मिले, ठीक है, इसका कार्य ये था। तो ये क्या करता है, खास करके जो है सुरक्षित रखने का कार्य करता है, संयोजने का कार्य करता है, ठीक है। तो अब तो इसने देखा कि यार दुनिया में बहुत सारी क्या है, विविधता है, भाषाओं में विविधता है, भाषाओं में विविधता है, और हर भाषा की अपनी कुछ न कुछ खूबसूरती है। और इसलिए क्या, हर भाषा की जो है विविधता, जो विशेषता है, जो खूबसूरती, वो बनी रहनी चाहिए। और हर भाषा क्या है, अच्छी भाषा है। तो उसको संयोजने के लिए भारत जो यूनेस्को है, यूनेस्को इसने क्या किया कि 21 फरवरी को सन 1900, देखिए पहली बार सन 1999 में यह घोषणा किया, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस तरह से 2000 में यह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को मनाया गया। अब देखिए प्रश्न है कि इसी दिन क्यों इसने इसी दिन चुना। तब हम बात करते हैं अब बांग्लादेश की, ठीक है। तो देखिए जब अपना देश आजाद होगा, तो भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम जब लागू किया जाएगा, तो उसके तहत जो है भारत की जो भी अंग्रेजों के अधीन भूमि है, उसको 3 भागों में बांटा जाएगा। एक तो भारत होगा, दूसरा जो है पाकिस्तान, और तीसरा होगा स्वतंत्र रियासतें। स्वतंत्र रियासतों को जो है हमारे जो भी सरदार पटेल होंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे और बहुत सारी नेताओं के सहयोग से क्या हुआ कि धीरे धीरे सभी रियासतों को मिला लिया गया, ठीक है। कहा जाता है कि 500 से ज्यादा जो रियासतें थी, उन रियासतों को भारत में मिलाया गया, ठीक। अब देखिए पाकिस्तान जो है 2 भागों में बटा हुआ था उस समय, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक। तो अब जो पाकिस्तान है वो उस समय के पाकिस्तान के हिसाब से 2 भागों में है, एक पूर्वी और एक है आपका पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक। ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है, आज ये वास्तविक पाकिस्तान है, ठीक है। अभी जो पूर्वी पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे देखिए उर्दू भाषा को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन यहाँ जो बंगाली लोग थे, जिनकी भाषा बंगाली थी, वो लोग कहे कि हमारी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इसीलिए यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ आंदोलन किया गया, ठीक है। और इस आंदोलन में वहाँ के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया कि हमारी भाषा को क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा का दर्जा दिया जाए, ठीक। और हुआ क्या कि इसी को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने क्या किया, 5 लोगों को हत्या कर दी, ठीक है। और 5 स्टूडेंट विद्यार्थी उस समय मारे गए। और यह बात जो है यूएन में उस समय चलाई गई। जब यूएन में ये मुद्दा उठी, तो उस समय काफी चर्चा का विषय था, ठीक है। जब
क्योंकि ये पांचों लोग जो है अपनी भाषा को संयोजने के लिए, अपनी भाषा के लिए बलिदान दिए थे, और वह दिन था 21 फरवरी। इसीलिए यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में घोषित किया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान में 343 जो है राजभाषा, हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा, अनुच्छेद 8 में 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषा हो गई है। सिंधु भाषा जोड़ी गई है ना। ठीक है, तो नमक ये भाषा का कोड है। इसके बाद क्या है, ठीक है, ये बोडमास, ये 4 भाषाएं, कुल मिलाकर 8 भाषाएं जोड़ी गई। शास्त्रीय भाषाओं में पहले 6 थी, इस समय 5 जोड़ दी गई 2024 में, तो 11 भाषाएं हो गई। ठीक है, अब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ, उसमें 5 छात्र मारे गए, और इसीलिए यूनेस्को, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जिसका कार्य है संस्कृति, सभ्यता, भाषा आदि को क्या करना, सुरक्षित करना, संरक्षित करना, इसीलिए जो है 1999 में इसने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, 2000 में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया 21 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है अर्थ शॉर्ट पुरस्कार। ठीक है, देखिए अगर हम पुरस्कार की बात करें, ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब जो है ये एक क्षेत्र और बढ़ा दिया गया, अर्थशास्त्र, और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, इसके क्षेत्र हैं मेडिकल क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद शांति, ठीक है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, और इसके बाद जो है शांति, फिर साहित्य। ठीक, और 1959 से शुरू किया गया, 1959 से शुरू किया गया अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र आपका आखिरी क्षेत्र है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन किन लोगों को ये दिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम एक ऑस्कर पुरस्कार है, ऑस्कर जो है फिल्म क्षेत्र का, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अब अगर हम भारत के पुरस्कारों की बात करें तो एक है भारत रत्न। ये भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। इसके बाद क्या है, भारत विभूषण पुरस्कार। ठीक है, फिर साहित्य में अगर आप आएंगे, साहित्य में, तो साहित्य का होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, और इसके बाद जो है ज्ञानपीठ। ठीक, परमवीर चक्र जो है सेना का सर्वोच्च पुरस्कार है ना। अगर हम खेल का बात करें, खेल का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद है ना, एक खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अगर बात करें द्रोणाचार्य किसी कोच को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और अशोक चक्र यह जो है शांति के लिए, भारत में शांति के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये दुनिया और भारत के पुरस्कार हैं। ठीक है, इन्हीं पुरस्कारों में एक नया पुरस्कार है जिसका नाम है अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, है ना। देखिए, इसकी शुरुआत की गई 2020 से। ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिटेन के राजकुमार है ना, प्रिंस विलियम के द्वारा। इसको जो है हम ये पर्यावरण के दिया जाता है, ये पर्यावरण का ऑस्कर कहा जाता है ना, पर्यावरण का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। देखिए, इसका उद्देश्य है कि 2030 तक, ठीक है, भारत जो पृथ्वी है, पृथ्वी की मरम्मत की जाए। पृथ्वी में जो भी हम लोगों के वजह से, मानव विकास की वजह से, उनके कार्यों की वजह से जो भी इसमें टूट फूट हुआ, जो भी इन्वायरमेंट से हम लोगों ने खेला है, तो इसको बचाया जाए।
अपने स्तर से प्रयास किया जाए, जिससे क्या हो कि पृथ्वी अगर रहेगी, इन्वायरमेंट रहेगा, तब हम लोग जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो विलियम, ब्रिटेन के जो राजकुमार है विलियम, इसीलिए क्या किए, ये पुरस्कार की शुरुआत किए। ठीक है, अब देखिए 5 क्षेत्र में दिया जाता है, ये 5 क्षेत्र में दिया जाएगा और 5 लोगों को दिया जाएगा, 5 क्षेत्र में और 5 लोगों को। ठीक है, और हर व्यक्ति को 1 मिलियन पाउंड दिया जाएगा। ठीक है, और जो लगभग क्या है 10 करोड़ रुपया है। ठीक है, इतनी रुपया जो है 1 लोगों को राशि दी जाती है। और यह 5 क्षेत्र क्या है, प्रकृति है, प्रकृति, स्वच्छ हवा, महासागरों का पुनरुद्धार, ठीक, कचरा मुक्त और जलवायु में सुधार। ठीक है, प्रकृति की रक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है प्रकृति की रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, स्वच्छ हवा के लिए, महासागरों में जो कचरा डिस्पोजल जो है निपटाया जाता है, तो उनको रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, कचरा मुक्त, इधर उधर जो कचरा है जिसकी वजह से हमारा हेल्थ इशू आता है, ठीक है, उसे रोकने के लिए कचरा मुक्त और जलवायु सुधार के लिए जो है ये दिए जाते हैं। 5 क्षेत्र हैं। 2030 तक जो है धरती की मरम्मत का संकल्प इन्होंने किया है, प्रिंस विलियम के द्वारा ये शुरुआत किया गया। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट अवार्ड है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए अब हम जो है कुछ नियुक्तियों की बात करेंगे, जो नई नई नियुक्तियां हुई है देश प्रमुखों की, कुछ उनकी बात करते हैं। देखिए इसमें 2 नियुक्तियां काफी चर्चा में हैं। एक तो जापान, ठीक है, अगर हम बात करें तो एक तो जापान है। जापान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है जिनका नाम साने ताकाई थी। ठीक है, एक बार जापान की प्रधानमंत्री बनी है, इसीलिए काफी चर्चा में है। ठीक है, और बांग्लादेश के हैं तारिक रहमान। ठीक है, पिछले वीडियो में इसके बारे में बातचीत की गई थी। तो बांग्लादेश के तारिक रहमान 36 वर्षों के बाद, पहले महिला थी, अब 36 वर्षों के बाद तारिक रहमान एक पुरुष प्रधानमंत्री होंगे। भारत के श्री नरेंद्र मोदी हैं, जानते ही हैं। श्रीलंका हरिनी अमरसरिया, ठीक है, सूर्या। यूनाइटेड किंगडम के किर स्टार्टम है। इटली के जॉर्जिया, ठीक है। इजराइल के बेंजामिन नेतान्याहू, इनका देखिए इटली में इजराइल में सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल जो है बिताने वाले यहाँ के प्रमुख हैं। कनाडा के मार्क कॉर्नी हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी, ठीक। फिर रूस के मिखाइल हैं और भूटान के शेरिंग हैं। अनुतीन हैं थाईलैंड के। और इसके बाद जो है यूलिया, यूक्रेन की यूलिया। और बार्ट डी बेल्जियम के। एस्टोनिया का है क्रिस्टन। देखिए इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि हम बात करें तो जापान की साने ताकाइची और बांग्लादेश की तारिक रहमान, ठीक है। और फिर आपको याद रखना है इजराइल का बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, ठीक। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। देखिए ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आप कहेंगे विशाखापट्टनम, ठीक। भारत का अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। देखिए ई गवर्नेंस पे विशाखापट्टनम, चावल पर नई दिल्ली। सागौन सम्मेलन कहाँ हुआ है? विश्व सागौन सम्मेलन कोची में, केरल में। एससीओ समिति 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? चीन में, ठीक है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, ठीक है, यूएई में, ठीक। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में, ठीक है। ये भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट G20 अमेरिका में, G7 कनाडा में। आपको याद रखना विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में इसकी मेजबानी करेगा भारत, ठीक, आयोजन किया जाएगा। और G20 समिति का सम्मेलन अमेरिका में, G7 91वां, यहाँ 21वां G20 अमेरिका में, 91वां G7 कनाडा में, ठीक है। G20 कहाँ है? अमेरिका में। G7 कहाँ का? कनाडा में। और बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ है? भारत में, ठीक है। बिम्स्टेक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, है ना। ग्लेशियर के लिए दुशांबे, ठीक है। वेब्स, देखिए वेब्स काफी चर्चा में है। वेब्स क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन है और ये कहाँ होगा? मुंबई में। मुंबई
महाराष्ट्र के मुंबई में दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन जो क्या है मुंबई महाराष्ट्र में। COP30 ब्राजील में, ठीक है, COP30 का सम्मेलन ब्राजील में होगा। बिम्स्टेक, ठीक है, थाईलैंड में, और ब्रिक्स का ब्राजील में, ठीक है। 55वीं वार्षिक बैठक विश्व आर्थिक मंच का दावोस में, ठीक है। सागर माथा शब्द जो है हिमालय को सागर माथा कहा जाता है, काठमांडू नेपाल में, काठमांडू में होगा, ठीक है। रायसीन डायलॉग कहाँ होगा, नई दिल्ली में, ठीक है। देखिए 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में है, ठीक है। इसमें देखिए 2-4 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ई गवर्नेंस विशाखापट्टनम, चावल सम्मेलन नई दिल्ली, ठीक है। अब इसके बाद जो है विश्व बैडमिंटन की बात करेंगे तो भारत में, G20 की बात करेंगे अमेरिका में, G7 की बात करेंगे कनाडा में, ठीक है। वेब्स क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन है जो कि मुंबई में आयोजित होगा, ठीक है। अब देखिए भारत ने एक रोग है जिसका नाम है हाथी पांव। इस पे भारत सरकार ने क्या किया है, जिसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कहते हैं, और भारत सरकार ने यह टारगेट बनाया है कि हम 2027 तक इससे क्या होंगे, मुक्त होंगे। 2000 भारत सरकार का लक्ष्य है। हाथी पांव को खत्म करने का क्या समय सीमा निर्धारित किया है, तो 2027। अर्धशतक बनाने वाले पहले विकेट कीपर बने हैं तो ईशान किशन, है ना। प्रधानमंत्री कार्यालय, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ठीक है। ये नई दिल्ली के जो है PMO सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, और इसके बाद कैबिनेट सचिवालय, ये जो है नई दिल्ली के साउथ सेक्टर में थे। अब इनको जो है यहाँ से शिफ्ट किया गया है एक दूसरे प्लेस पे, और उस प्लेस का नाम रखा गया है सेवा तीर्थ, ठीक है। सेवा तीर्थ मतलब एक ऐसा तीर्थ जहां आके आप क्या करेंगे, सेवा करेंगे, ठीक है। तो सेवा तीर्थ के नाम से PMO कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को एक दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, जिस स्थान का नाम रखा गया सेवा तीर्थ। फरवरी 2026 में बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री, अभी बात की है, तारिक रहमान। बिहार सरकार ने कितनी नदियों को पुनर्जीवित किया है, 260 नदियों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। एक चीज और याद रखिएगा बिहार के संबंध में कि बिहार अपने आप को नक्सलवादी मुक्त घोषित कर दिया है, नक्सलवादी मुक्त घोषित कर दिया है। अब आपको बताना है कि वह कौन से बिहार के कौन नक्सलवादी संगठन था जो जल्दी में आत्मसमर्पण किए हैं, और इसी समर्पण के बाद क्या हुआ, बिहार सरकार ने कहा कि अब हमारे यहाँ कोई नक्सलवादी संगठन नहीं है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न करेगा कि जल्द ही में कौन नक्सलवादी स्वयं को घोषित किया, नक्सलवादी मुक्त राज्य घोषित किया, तो बिहार है, ठीक। बिहार जो है 260 नदियों को पुनर्जीवित किया है। भारत ने वर्ष 2026 में गेहूं की निर्यात की, देखिए 2022 से हमारे यहाँ क्या है, गेहूं के निर्यात पे पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था कोरोना को देखते हुए, तो निर्यात करना पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। लेकिन 2026 में फिर से सरकार ने इसे क्या किया है, शुरू कर दिया है कि आप जो है गेहूं का निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। एक इसी के संबंध में याद रखिए कि चावल, ठीक है, आपको संगठन का नाम बताना है कि किस संगठन को सरकार ने, भारत सरकार ने संधि किया है कि हम आपको जो है 2000, है ना, 2000 मिलियन टन जो है चावल देंगे, ठीक है। दुनिया से भूखमरी को खत्म करने के लिए हम चावल देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश क्या है, कुराकाओ है। भारत में व्यापक शहरी नीति कहां से शुरू की गई, केरल से, ठीक है। भारत के विकास और कल्याण में असाधारण योगदान देने का भारत भव्य भूषण, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। जिस व्यक्ति ने प्रयास किया है उनका नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव, है ना। इसके बाद 2026 शीतकालीन ओलंपिक में ब्राजील का पहला शीतकालीन ओलंपिक पदक किसने जीता, देखिए ब्राजील का शीतकालीन ओलंपिक का पहला पदक, स्वर्ण पदक, तो लुकास ने जीता है, ठीक है, लुकास, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।